नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में जो आप सेशन देख रहे हैं, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बीपीएससी आगामी परीक्षा होने वाली है, अर्थात 69th बीपीएससी की बात की जा रही है, उसके पाठ्यक्रम को लेकर के हमने इससे पहले वाली क्लास में चर्चा किया था कि क्या कुछ उसका पाठ्यक्रम है, अर्थात सिलेबस है। और सिलेबस को दो तरीक़ों से हमने समझने की बात की थी। एक तो ये कि पाठ्यक्रम हमारा इस तरह से दिखाया गया है, बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। दूसरी बात ये है, हमें समझने का मौका वहाँ से मिलता है जब हम प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी प्रश्न हैं अलग अलग विषयों के, उन विषयों को देखें और हम ये देखें कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं। तो इसी विषय पर हम लोगों ने पिछली क्लास में बात किया था और कुछ पहले के क्वेश्चन, अर्थात जो 38वीं बीपीएससी या उससे बाद वाले जो सेशन थे, जो मतलब एग्ज़ाम कराए गए थे, उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने लेकर के देखा था और बात किया था कि इसमें क्या क्या पूछा गया है, उस समय का क्या प्रश्न का नेचर था और अब धीरे धीरे कैसे बदल रहा है। तो उस टॉपिक को हम समझ पाते हैं कि दरअसल यहाँ से प्रश्न पूछा गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो हमारे सिलेबस में शामिल है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आगे बढ़े थे। आज के सेशन में हम उसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सूचना भी है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी की बात की जा रही है, नया बैच आरंभ हो रहा है और यह 4 सितंबर से आरंभ हो रहा है। शाम को 7 बजे यह बैच आप लोगों को दिखाई देगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारे जितने भी ऑनलाइन बैचेज़ हैं, पेन ड्राइव कोर्स या डीएलपी प्रोग्राम या फिर लाइव कोर्सेज़ की बात करें, उन सब पर 50% की छूट दी जा रही है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसमें बीपीएससी का बैच भी शामिल है, जो फाउंडेशन बैच होगा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों उसमें शामिल हैं। तो चलिए आगे बढ़ें और इसी क्रम में जो कृषि से संबंधित है, कृषि से संबंधित पहला प्रश्न क्या कह रहा है और ये कब पूछा गया है ये भी ध्यान रखेंगे। 42वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में पूछा गया है 1998 में। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इतना पुराना आप ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, इतना पुराना ले रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा, अर्थात इसमें आपको दिखाई देता जाएगा जिस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आएंगे। और जैसे 2023 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है या 20-21 जब भी पूछा गया है, उसको हम लेते रहेंगे तो वहाँ से आपको उसका नेचर समझ में आता चला जाएगा। पहला प्रश्न है, ये कह रहा है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है। यहाँ पर कहा गया है अंश है, किसका अंश है? यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक, आईडीबीआई और नाबार्ड। यहाँ पर कहा गया है कि इससे संबंधित जो बातें हैं, डी कहा गया है सहकारी उधार ढांचा। अब आप लोगों को बताना है इसमें से सही कौन सा है। इंग्लिश में आप लोगों को दिया गया है कि आप उसको कर सकें, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इस प्रश्न को हल कर सकें। ध्यान ये रखना है कि जो इस प्रश्न में पूछा गया है और इसका ईयर देख लीजिए, 1998 में पूछा गया है। तो भूमि विकास बैंक, इसकी स्थापना 26 मार्च 1957 में किया गया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 26 मार्च 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर सवाल यह भी होगा कि क्या उसका पहले कुछ नाम था? तो इसका पहले नाम सहकारी उधार ढांचा बैंक था। तो यहाँ सहकारी उधार ढांचा, कई बार बैंक कहा भी जाता है, कई बार नहीं कहा जाता है। तो ये जो भूमि विकास बैंक है, ये पहले सहकारी उधार ढांचा कहा जाता था, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। 1957 के साथ साथ यह भी ध्यान रखेंगे ये कार्य क्या करता था? तो कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने का काम करता था। दीर्घकालिक ऋण, अब ये भी ध्यान रखना है कि जब दीर्घकालिक ऋण की बात हो रही है तो यह ऋण 10 से लेकर के 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता था। और ये जो कृषि में, जैसे ट्रैक्टर खरीदना हो कृषि क्षेत्र में, उससे संबंधित जो भी और औजार हैं कृषि से संबंधित, उनको खरीदने के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता था।
तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि कृषकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने का काम करता था, अर्थात आपका जो सही विकल्प है वो डी है, सहकारी उधार ढांचा। ये आप लोगों ने देख लिया। कितने बच्चों ने कमेंट करके सही जवाब दिया है? सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है। ये जब प्रश्न पूछा गया है, अर्थात 42वीं बीपीएससी प्री में पूछा गया 1998 में, उस समय के हिसाब से पूछा गया है। आज के हिसाब से जब हम इसको अपडेट करेंगे तो आज से संबंधित जो बातें हैं, जो डेटा है उसको देख लेंगे। तो डेटा ये कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। वर्तमान समय में भी बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। इसके बाद किसका नाम आता है? तो यहाँ पंजाब है, और जो तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा। यहाँ आप इसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे आप कर लेंगे। यह क्रमशः है, अभी भी इनका उत्पादन का क्रम इस समय के हिसाब से यही है। चलिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय, अब यहाँ पर पैदावार का आशय, अब ये आपको इसके साथ पढ़ना है क्योंकि डॉट 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 यहाँ पर दिया गया है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसम पर दो फसल को उगाने से है। यहाँ पर एक ही साथ दो फसल उगाने से है, अन्य फसल के साथ दो फसल उगाने से है, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि युग्म पैदावार किसको कहते हैं। इसके शब्द से ही अगर कोई नहीं भी पढ़ा होगा, जिसे नहीं भी पता होगा, वो भी आसानी से कर लेगा। कैसे कर सकता है? अगर युग्म शब्द को आप सही ढंग से समझ लें तो बाकी आपकी समस्या कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाएगी। तो युग्म का मतलब ये है कि एक साथ, यहाँ पर एक साथ दो फसल, आप ऐसे भी कह सकते हैं एक ही भूमि पर एक समय में दो फसलों का उत्पादन। ये कौन कौन सी फसल हो सकती है? तो आप यहां पर गेहूं के साथ सरसों का उत्पादन हो सकता है। तो इस तरह से जितनी भी फसलें जो एक साथ दो फसल उत्पादित की जा सकती हैं, उनको कहा गया है युग्म पैदावार। और भारत में इस तरह की कृषि होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक साथ दो फसल आपका सही विकल्प बी होगा। तो कृषि से संबंधित, कृषि के किन क्षेत्रों से प्रश्न पूछा गया है, ये आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नाबार्ड उधार देता है। तो नाबार्ड के बारे में मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग पढ़ चुके होंगे। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर करें और कमेंट करके बताते भी रहें कि इसमें से कौन सा सही है। अगर आप लोगों ने किया है तो अपना आंसर देते रहें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड उधार देता है कृषि के व्यष्टिक को, ग्रामीण विकास के संस्थाओं को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों को। तो आई होप आप लोगों ने इससे संबंधित जो सही आंसर है वो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा या आपने विकल्प चुन लिया होगा। सबसे पहले नाबार्ड की बात हो रही है, तो इसकी स्थापना कई बार पूछा गया है कि कब इसकी स्थापना हुई है। तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ पर नाबार्ड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई है। नाबार्ड किसी किसान को ऋण नहीं देता, तो ये ऋण देता किसको है? अब यहाँ पर यह भी बात हो सकती है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस समिति के सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। तो शिव रमण एक समिति स्थापित की गई थी, गठित की गई थी, शिव रमण समिति। और इस समिति ने सुझाव दिया था, इसी समिति के सुझाव के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना अब कब हुई थी ये हमने देख लिया। अब ये बात आएगी कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय मुंबई में है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये क्या करता है, तो वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो जो इसमें कहा गया है इसी से संबंधित
कार्य क्या है नाबार्ड का? तो वित्त उपलब्ध कराना, उपलब्ध कराना। किसको वित्त उपलब्ध कराता है? तो बैंकों को उपलब्ध कराता है। बैंक, अब सवाल यह भी होगा कि ये बैंक कौन से हैं? तो आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक होंगे। तो बैंक कौन से होंगे? आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त बैंक। अब ये बैंक कौन से हैं? तो इसी में आप बात करेंगे जो सहकारी हैं, सहकारी बैंक है, ठीक है। सहकारी बैंक के साथ साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको उपलब्ध कराएगा। इसके साथ साथ जो विकास बैंक है, भूमि विकास बैंक है, उनको उपलब्ध कराएगा। तो आप यहाँ पर भूमि विकास बैंक इसकी बात कर सकते हैं, इनको भी उपलब्ध कराएगा। अब सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि क्या इससे पहले कोई ऐसी संस्था थी जो इस तरह के कार्य करती थी? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर जो आरबीआई है, नाबार्ड नहीं था तो आरबीआई यह कार्य पहले किया करता था। उसके बाद 1982 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय से यह ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। अब यहाँ एक और बात हो सकती है कि ऋणों का प्रकार क्या होगा, अर्थात अवधि क्या होगी। तो यहाँ पर 3 जो ऋण होंगे वह अल्पकालिक, अल्पकालिक ऋण प्रदान किए जाएंगे, मध्यम या मध्यकालिक, मध्यकालिक और यहाँ पर दीर्घकालिक, दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये दीर्घकालिक इस तरह से 3 तरह के ये ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं। ये नाबार्ड जो न केवल ग्रामीण विकास से संबंधित है बल्कि यहाँ कृषि विकास से भी संबंधित है। तो इससे संबंधित आप लोगों ने जो सही आंसर है वो आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, तो ये बैंक कौन से हैं? यही सारे बैंक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? यहाँ पर डायरेक्ट रोजगार की बात की जा रही है कि कितने लोगों को प्रदान करता है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग और आज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यह 45वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है। तो उस समय जो स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग 65% लोगों को यह रोजगार प्रदान करता था, प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता था। वर्तमान स्थिति यह है कि यह 45 वर्तमान समय में 45.5% लोगों को यह रोजगार प्रदान करता है। कृषि क्षेत्र की बात की जा रही है, श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को। यहाँ तक बातें क्लियर हैं? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ें। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, वही नाबार्ड के बारे में बात की जा रही है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में इसकी स्थापना की गई। अब ये आप लोगों को पता है कि इसकी स्थापना कब की गई है? 1982 में की गई है। स्वाभाविक सी बात है, अगर अवधि आपको पता है तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो 6th जो 5 ईयर प्लान था, जो छठे पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, इसकी अवधि 1980 से लेकर के 85 थी। उस समय इसकी स्थापना की गई थी। तो सही विकल्प कौन सा होगा? ये आपका छठा हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। और आपको पता है कि 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सही कर पाएंगे। आगे बढ़ें, इसी से संबंधित और प्रश्नों को देखते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर देखें, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? अब यहाँ पर कहा गया है, 2 बातें आप लोगों को ध्यान रखना है कि औसत वृद्धि की बात की जा रही है और दूसरी बात यहाँ पर स्थिर मूल्यों की बात की जा रही है। इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए दिया गया है। यहाँ ध्यान रखें कि यह 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। वर्ष 2015 में ये सवाल पूछा गया है। तो उस समय के हिसाब से यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब स्थिर मूल्यों की बात कर रहा है तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि कोई आधार वर्ष है। आधार वर्ष के अनुसार आप लोगों को ध्यान रखना है। तो पहली बात ये है।
जब आप जीडीपी पढ़ते हैं तो उसमें रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की बात होती है। तो यहाँ पर जो रियल जीडीपी है जब हम निकालते हैं तो आधार वर्ष के हिसाब से निकालते हैं। वही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी। तो नकारात्मक कब हुई थी ये आप लोगों को बताना है। कितने लोग सही बता पा रहे हैं एक बार सभी? नितेश पाल, संजय चौहान, अमित कुमार, अभिषेक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम लोग जवाब दे रहे हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दें, अपने और साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो भी लाभान्वित हो। यहाँ जो आपसे 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है उसका सही जवाब क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। 7वां 2002 और 3 की बात की जा रही है। उस समय जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का मतलब ये है कि यहाँ पर कृषि कार्य तो होता ही है, इसके साथ साथ जो पशुपालन है, पशुपालन इसकी भी बात हो रही है, पोल्ट्री फार्म, इन सभी को मिला करके जब हम बागवानी की भी बात करते हैं, सभी को मिला करके कहते हैं तो इसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर कहा जाता है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। एक बार सभी बच्चे, अभिषेक कुमार सिंह इन्होंने सी बताया है। चलिए, मैक्सिमम लोग अभी भी सी बता रहे हैं। सी इसका सही जवाब नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग जो राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान है, ये अग्रिम अनुमान 2022-23 का है। उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये कितना है, तो यह 3.3 बताया गया। जबकि यही आंकड़ा इससे पहले का आप लेंगे, 2021-22 का लेंगे तो उसमें बताया गया था यह 3.4% था। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। काली क्रांति किससे संबंधित है? और जो कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे पीली क्रांति हो, जो भूरी क्रांति हो, उन सभी को आप लोगों को याद रखना है। कई बार सुमेलित करने के लिए दे देता है। फिलहाल ये जो प्रश्न पूछा गया है यह 60वीं और 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है। प्रारंभिक परीक्षा में वर्ष 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ देखें, यह काफ़ी आज के समय से देखें, जिन बच्चों के ये सवाल थे कि सर ये पहले का है, तो ये आप कह सकते हैं कि पिछले 5 वर्ष का सवाल है, उसमें से पूछा गया है। तो जो काली क्रांति है किससे संबंधित है, सबसे पहले कौन जवाब देता है ये भी देखना होगा। तो एक बार सभी कमेंट करके बताएं। चलिए, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, कोयला उत्पादन से संबंधित है। अब काली क्रांति का मतलब ये नहीं है कि ये कोयला उत्पादन से संबंधित है, आप इसको सही कर दें, ठीक है। कच्चा तेल उत्पादन से, सरसों के उत्पादन से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब ये जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से ई ऑप्शन आपके सामने है। ई ऑप्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल आयोग ने अपने आप को बचाने के लिए ये ऑप्शन दिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है और उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है। तो आप अब यहाँ पर ध्यान रखें, इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को बताना है। तो सही विकल्प इसमें है कच्चे तेल के उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पाद भी आप कह सकते हैं, उससे संबंधित है। इसके अलावा जो श्वेत क्रांति है, वर्गीज कुरियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। श्वेत क्रांति के साथ साथ आप उसे दुग्ध क्रांति भी कह सकते हैं। नीली क्रांति नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह समुद्री क्षेत्र की बात हो रही है, अर्थात समुद्री उत्पाद से संबंधित कुछ बात की जा रही है। तो समुद्री उत्पाद में मछली भी आएगी, क्योंकि मछली किसमें, समुद्र में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। पीली क्रांति की बात होगी तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, यह तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, टमाटर लाल होता है, मांस भी लाल होता है, तो ये इन दोनों से संबंधित है। तो आपका सही विकल्प इसमें होगा सी, क्योंकि कच्चे तेल के उत्पादन से ये संबंधित है। चलिए, एक बार सभी अमित कुमार, श्वेता, अभिषेक, नितेश, ठीक है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ निम्न में से नकदी फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नहीं है, तो नहीं है और इसमें ई ऑप्शन भी है। ये आपसे पूछा गया है 60वीं और 62वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में, ठीक है। तो नकदी फसल किसको कहा जाता है? आपने खेत में उगाया, उगाने के बाद डायरेक्ट उसको आपने बेच दिया,
उसे नकदी फसल कहा जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो अगर आप जानते हैं कि कौन सी नकदी फसल है तब तो आप नहीं इसमें निकाल पाएंगे, अगर नहीं जानते हैं तो फिर यहाँ समस्या हो सकती है। तो यहाँ देखें, कृषि क्षेत्र से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थात कृषि क्षेत्र का वो जो क्रांतियाँ हैं उससे भी आपसे सवाल पूछे गए हैं। तो ये आपके सिलेबस में है। अब जूट जो है ये है या नहीं है, मूंगफली है या नहीं है, ज्वार और गन्ना, इन सब में से बताना है। देखते हैं कितने लोग सही बता पा रहे हैं। चलिए सभी बच्चे, 9th का सी अभिषेक कुमार, श्वेता, नितेश। नितेश का कहना है कि बी सही है, श्वेता का कहना है ई सही है, अभिषेक का कहना है कि 9 का सी सही है। ठीक है, नीली क्रांति, मत्स्य पालन, बहुत सही। चलिए यहां पर देखिए, जो आपका यहां पर पूछा गया है कि नहीं है तो नहीं है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें आपका ई ऑप्शन होगा। ई ऑप्शन क्यों होगा, तो इसमें नकदी फसलों में कौन कौन से आएंगे, ये यहाँ आपका मूंगफली भी आएगा, कपास भी आएगा, तंबाकू भी आएगा, गन्ना भी आएगा, अलसी भी आएगा और यहीं कॉफ़ी भी आ जाएगा। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं। तो आपका सही विकल्प इस आधार पर ई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक होंगे। ठीक है, नहीं पूछा गया है तो उस आधार पर आपका सही विकल्प ई होगा। तो आई होप आप लोगों ने सही चुना होगा। अमित कुमार इन्होंने सी चुना है, मैक्सिमम लोगों के गलत हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखते रहें, सही करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम है। यहाँ पर कृषि पुनर्वित्त, कृषि क्षेत्र में पुनर्वित्त प्रदान करने की बात कह रहा है और ये आपसे पूछा जा रहा है कि शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, अर्थात सबसे शीर्ष स्तर का बैंक कौन सा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, साथ ही साथ कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक और ई ऑप्शन आपके सामने है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने पहले ही बात कर लिया था कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की, नाबार्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये भी हमने देख लिया था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन से 5 ईयर प्लान में इसकी स्थापना हुई थी, अर्थात इसका गठन किया गया था, आप ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ सिक्त, ठीक है। साथ ही साथ अब ये भी ध्यान रखना है कि शीर्ष संस्था है, यहीं से पता चल रहा है। पहले ये कार्य कौन करता था, तो पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कार्य करता था। ये किसको देता है, नाबार्ड। तो बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ना कि डायरेक्ट किसानों को प्रदान करता है। सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जो जिला सहकारी बैंक है उनको प्रदान करता है, जो भूमि बैंक है उनको प्रदान करता है और फिर वहाँ से किसानों को ऋण डायरेक्टली मिल पाता है। तो जो शीर्ष है वो आपका नाबार्ड हो जाएगा। कितने लोगों ने सही किया है, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। अब सीमांत भूमि जोत का आकार आपसे पूछा गया है। जब आप लोगों से ये पूछा गया है तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कृषि संगणना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1971 में इसकी शुरुआत हुई थई। यहीं से चीज़ें निकल कर के आएंगी। अभी जो हमारे पास आंकड़ा है वह 2015-16 का हमारे पास आंकड़ा है और इसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है सीमांत कृषि भूमि। तो जो सीमांत कृषि भूमि है वह आपका होगा 1 हेक्टेयर से जो कम भूमि है उसके आधार पर कहा जाता है कि यह सीमांत भूमि है। अब यहीं आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो कृषि संगणना या कृषि गणना भी कह दिया जाता है, कई बार जनगणना भी कह दिया जाता है।
तो यहाँ आप लोगों के लिए अलग अलग जो आंकड़े हैं, 10 हेक्टेयर तक अगर किसी के पास भूमि है तो उसे बड़ी जोत कहा जाता है। अब यहाँ एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, मध्यम किस में आता है, अर्थात कितने हेक्टेयर तक होना चाहिए। तो 4 से लेकर के अगर 10 हेक्टेयर तक भूमि है तो उसे मध्यम जोत कहा जाता है। अब यहीं अगला होगा अर्ध मध्यम, जो 2015-16 में किया गया था उसके अकॉर्डिंग मध्यम की बात होती है। तो अर्ध मध्यम में 2 से अगर 4 हेक्टेयर तक है तो उसे हम अर्ध मध्यम कहेंगे। छोटे अगर जोत की बात होगी तो 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर तक है तो उसे हम छोटी जोत कहेंगे। सीमांत अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो उसे हम सीमांत कह रहे हैं, और ये आपके ऑप्शन में दिया गया है। अब कृषि संगणना की बात हमने कर ली कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। ये 1970-71 में शुरू किया गया था। हमारे पास जो आंकड़ा है 2015-16 का आंकड़ा है। 15-16 का आंकड़ा होने के साथ साथ इसकी जो संगणना अर्थात कृषि संगणना होती है, यह प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है। लेकिन जो 2020-21 में होना था वो हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? कोविड की वजह से। आप कह सकते हैं कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया। तो इसे शुरू किया गया था वर्ष 2022 में। अभी इसके जो आंकड़े हैं वो नहीं आए हैं हमारे पास। तो आंकड़े नहीं आए हैं तो हम इसको अभी ले नहीं सकते और कुछ इसमें कह नहीं सकते। इसकी एक खास बात है, जो अभी 11वीं, इसको कहा जा रहा है कि यह 11वीं संगणना है, 11वीं संगणना। और इस संगणना की खास बात यह है कि इसके चरण कौन से होंगे। तो इसके 3 चरण होंगे, और 3 चरण, सभी जो चरण होंगे 1-1 वर्ष के होंगे। ठीक है, 1-1 वर्ष के होंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संगणना में स्मार्टफोन का प्रयोग किया जा रहा है डेटा कलेक्ट करने के लिए। साथ ही साथ टैब का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे आप टैबलेट कहते हैं। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है इससे संबंधित। ठीक है, अब हमारे पास इसके आंकड़े हैं नहीं, 3 चरणों में होता है। ये कौन कराता है, किसके अंतर्गत होता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बात यहां पर आएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो इससे संबंधित जो बातें थीं, जो व्याख्या में होना चाहिए था। श्री राधे, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूं, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। तो ये आपका डी विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सर्वाधिक है? तो यहाँ पर औसत उत्पादन आपसे पूछा गया, ये ध्यान रखना है। औसत उत्पादन, तो औसत उत्पादन को आप बताएंगे। ये शीर्ष उत्पादक राज्यों में सबसे पहले इसमें औसत उत्पादन के हिसाब से पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और आंध्र प्रदेश। ई ऑप्शन भी आपके पास है, ई ऑप्शन यहीं से ध्यान रखें। यह 63वें बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2018 में पूछा गया है। तो यहाँ दोनों बातें शामिल हैं। दोनों बातें कौन कौन सी शामिल हैं? तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कृषि और इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों को साथ में लेकर के पूछा गया है। तो इसमें जो शीर्ष राज्य हैं, औसत पूछा गया है, तो उस हिसाब से आपका आंध्र प्रदेश सही है। अभी एक बात ये हो सकती है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके अलग अलग कौन कौन से हैं। अलग अलग का मतलब ये है कि इसकी प्रजातियां कौन कौन सी हैं। प्रजातियों के बारे में पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पर कपास की प्रजातियां हैं, ये 4 प्रजातियां हैं। ये 4 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो 4 प्रजातियों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक गॉसिपियम और बेरियम है, और एक जी हर्बेस ऐसे करके है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जी हिरसुटम
इसकी प्रजाति है। इसके अलावा जी बार बैट्सम ऐसे करके एक प्रजाति है जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो ये इससे संबंधित प्रजातियाँ हैं और इसका जो क्रम है वो हम लोगों ने देख लिया कि गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उसके बाद आता है औसत उत्पादन की बात कही गई है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखें, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। अब कौन करता है इसकी बात हो रही है। तो यहाँ आप लोगों ने अक्सर एमएसपी के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, ध्यान रहे मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की भी बात होती रही है इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नाबार्ड। तो यहाँ ई ऑप्शन भी आपके पास है। ई ऑप्शन अर्थात 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2019 का ये प्रश्न है। यहाँ पर देखें, ये लगातार चर्चा में रहा है, तो इससे संबंधित करेंट में भी आप जोड़ करके देख सकते हैं जितने भी एमएसपी से संबंधित प्रश्न है। अब इसकी शीर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कहा गया है कि उसका निर्धारण कौन करता है। तो आप लोगों को याद होगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग तो है, लेकिन इससे संबंधित अन्य बातें हमें ध्यान रखनी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना करने के साथ साथ यह भी याद रखना है कि यह कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन आता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ से ये निकल करके आ रही है। दूसरी बात, 1985 से पहले जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, इसे किसी और नाम से जाना जाता था। तो कृषि मूल्य आयोग 1985 से पहले जाना जाता था। 1985 में इसका नाम परिवर्तित किया गया और तब यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बन गया। इसके साथ साथ इसके उद्देश्यों की बात होगी कि ये क्या करता है। तो संतुलित और एकीकृत जो कृषि उत्पाद हैं, मूल्य संरचना है, उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। मूल्य संरचना किसकी? तो फसलों की अर्थात कृषि उत्पादों की। अब यहाँ संतुलित की बात की जा रही है और एकीकृत की बात की जा रही है। तो जो फसल हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, उन सब में संतुलन बनाए रखने का भी काम करता है, एकीकृत करने की कोशिश करता है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 22 फसलों के लिए, जो खरीफ है और रबी की फसल है, उसके लिए वर्ष में 2 बार घोषित करता है कि आपको अर्थात किसानों को एमएसपी दिया जाएगा। ठीक है, एमएसपी। ये एमएसपी की घोषणा कब की जाती है, यह भी आपके सामने आ सकता है कि इसकी घोषणा कब की जाती है। तो इसकी बुआई से पहले अर्थात फसल जब कृषक लगाने वाला होता है उससे पहले इसकी घोषणा हो जाती है, ताकि किसान के पास यह विकल्प मिल सके कि वह किस फसल का चुनाव करेगा। किस फसल का चुनाव करने का मतलब यह है कि उसके पास यह विकल्प होगा कि जिस पर अधिक एमएसपी सरकार घोषित की है उस फसल का वो उत्पादन करे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अभी कितने फसलों पर एमएसपी दिया जाता है? तो 22 फसलों पर दिया जाता है, लेकिन एक गणना भी है। तो 22+1 आर्थिक मामलों का जो मंत्रालय है वो इसका निर्धारण करता है और फेयर प्राइस होता है ये। ठीक है, एक ये महत्वपूर्ण बात है, ये है। तो इससे संबंधित बातों को समझने के साथ साथ अब ये बात आती है, एमएसपी के लिए जो उत्पादन लागत है उसको आधार बनाया जाता है। तो उसको किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है A2 और A2 के साथ साथ A2+FL और A2FL के अलावा यहीं एक और बात होती है A2+FL और किसान की जो अपनी भूमि है और भूमि के साथ साथ जो अचल संपत्ति है उन सब पर जो किराया दिया जाता है और जो ब्याज दिया जाता है, इन सब को शामिल करके और तब जो एमएसपी है उसके निर्धारण की बात होती है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि स्वामीनाथन आयोग इसी से संबंधित है, एमएसपी से संबंधित है। इससे संबंधित हम लगभग सभी बातों को देख चुके हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है और यह किसके अंतर्गत है ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो आई होप आप लोगों ने सही विकल्प चुन लिया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, मनोज पाल ने बताया है, गुलशन ए बता रहे हैं, अभिषेक बता रहे हैं 13 का ए सही है,
मैक्सिमम लोगों ने सही बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। आपसे पूछा गया है उद्देश्य नहीं है, ठीक है। खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव और खाद्यान्नों का निर्यात। अब सोचिए कि खाद्यान्न प्रबंधन की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ खाद्यान्न प्रबंधन है, इसी के आधार पर यह कहा गया है कि उद्देश्य नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि उद्देश्य है। तो ये कब पूछा गया है, तो 66वें बीपीएससी में पूछा गया है, वर्ष 2020 में पूछा गया है। ई ऑप्शन भी आपके सामने है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके पास विकल्प है खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव और खाद्यान्नों का निर्यात। सही विकल्प एक बार देख लेते हैं आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं। गुलशन कुमार, इनका कहना है कि बी सही है। श्री राधे सी बता रही हैं, जो भी रही हैं या रहे हैं, ठीक है। नागेंद्र चौहान, इन्होंने सी बताया है। श्वेता ई बता रही हैं। अनिल, अभिषेक, सत्तू, अच्छा चलिए। जय कृष्णा पटेल, इन्होंने डी बताया है। तो मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके बावजूद गलती हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो सबके पास लगभग अवेलेबल होगा। फिर भी यहाँ पर खाद्यान्नों का वितरण, जब हम खाद्यान्न प्रबंधन या खाद्य प्रबंधन की बात करते हैं तो खाद्यान्नों का वितरण सुनिश्चित करना ये तो है, ठीक है। खाद्यान्नों की खरीद, अब यहाँ पर जब खाद्यान्नों के वितरण की बात आ रही है तो आप लोगों के जहन में पीडीएस आ जाना चाहिए, पीडीएस, ठीक है। जब खाद्यान्नों की खरीद की बात आ रही है तो यहीं पर आपके जहन में एफसीआई आना चाहिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जब खाद्यान्नों के बफर स्टॉक के रख रखाव की बात होगी तो रख रखाव भी सुनिश्चित करने का काम एफसीआई करता है। अब बात यह है खाद्यान्नों का वितरण, तो खाद्यान्नों की खरीद कौन करता है, एफसीआई करता है। किस मूल्य पर करता है, तो एमएसपी पर यह करता है। एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो वह मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से उनके उत्पाद को खरीदने का वादा करती है, ठीक है। तो एमएसपी ऐसा नहीं है कि वह जो बाजार मूल्य है उससे कम ही होगा या ज़्यादा होगा, दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। किसी उत्पाद का जो मूल्य है बाजार मूल्य वो अधिक भी हो सकता है, बाजार में अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो एमएसपी के बारे में आपने समझ लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर एफसीआई किसानों से उनका उत्पाद खरीदती है, उस खरीद को बफर स्टॉक अर्थात स्टोर करके रखती है, स्टोर करके रखने के साथ साथ उसका वितरण करती है। पीडीएस के तहत वितरण किया जाता है और वितरण 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से किया जाता है। किसको किया जाता है, तो यहीं पर बात आएगी जो इसके लिए एलिजिबल हैं। एलिजिबल हैं का मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या सरकार ने समय के अनुसार जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके माध्यम से वितरित किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये 3 बातें तो आपने समझ लिया, अर्थात ये 3 बातें यहाँ पर इसके उद्देश्यों में शामिल हैं। शामिल कौन सा नहीं है, तो ये खाद्यान्नों का निर्यात। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और किस आधार पर हम कह रहे हैं कि यही है, तो यहाँ आप लोगों को ध्यान ये रखना है। आर्थिक समीक्षा 2016-17 में ये साफ तौर पर बातें कही गई थी कि जो खाद्य प्रबंधन है उसका उद्देश्य नहीं है, हम खाद्यान्न निर्यात की बात नहीं कर रहे हैं। तो सही विकल्प आपका जो नहीं पूछा गया है उसके आधार पर आपका डी होगा, खाद्यान्नों का निर्यात करना नहीं है, ठीक है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। डी में भी मनोज पाल ये कह रहे हैं, नितेश बी बता रहे हैं। जय हिंद सत्तू, शुभकामनाएं सत्तू। चलिए, कुमार अमित, नागेंद्र चौहान, मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न मतलब आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है। यहाँ पर कहा गया है कृषि विपणन, यहाँ पर व्यापार, ठीक है, व्यापार और विक्रय को इसमें शामिल कर सकते हैं। प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय आपसे पूछा गया है। यहाँ पर उपाय है,
ठीक है। नीतिगत उपाय क्या है? पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, बफर स्टॉक का रखरखाव, सार्वजनिक क्षेत्र में से एक अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ई ऑप्शन इसमें भी है। तो अब देख लेते हैं ये कब पूछा गया है। तो यह 68वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है और यह लेटेस्ट है 2023 में आपसे पूछा गया है। तो कृषि क्षेत्र से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप लोगों के सामने है। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर विपणन प्रणाली की बात कर रहा है और नीतिगत उपाय की बात कर रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इसके नीतिगत उपायों में शामिल होगा। कितने लोग इसके पक्ष में हैं एक बार कमेंट करके बताएं। मनोज पाल 15 का डी बता रहे हैं कि डी इसका सही है। ठीक है। दीपक कुमार, नितेश पाल, गुलशन कुमार, कुमार अमित, सर जी डी होगा, ए एंड बी होगा। अच्छा चलिए बाकी लोगों का क्या सब जवाब है एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ पर एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी आप लोगों ने सही चुना है। तो यहाँ पर देखिए जो नीतिगत उपाय की बात की जा रही है कृषि विपणन प्रणाली की, तो एमएसपी इसमें होगा ही। बफर स्टॉक का रख रखाव अभी मैंने बताया कि एफसीआई करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सार्वजनिक में से एक से अधिक, अब ये इसको हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन ए और बी दोनों को मान रहे हैं। यह सरकार की नीतिगत उपाय है। यहाँ पर विपणन की बात की जा रही है। एमएसपी क्या है? एमएसपी के माध्यम से किसानों को विपणन से संबंधित आप सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, तो इन दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा। सही जो आपका आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। अब आप लोगों को जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो याद होने चाहिए कि हरित क्रांति जब 1960 के दशक में शुरू किया गया तो इससे संबंधित कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैक्सिमम आप लोगों को याद होंगे, तो उसी में से आपको ध्यान रखना है। हरित क्रांति की सफलता निम्न की उपलब्धता पर निर्भर करती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए? HYV अर्थात हाई यील्ड वैरायटी बीज होना चाहिए हमारे पास। साथ ही साथ इसमें ये कहा गया कि इसको खरीदने के लिए हमारे पास साख उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अर्थात यहाँ ऋण की बात की जा रही है। ऋण के साथ साथ हमारे पास तकनीकी होनी चाहिए। तकनीक अर्थात तकनीकी कृषि करने की बात की जा रही है। तो इसमें ट्रैक्टर और जितने भी तकनीक कृषि में प्रयोग होते हैं उसकी बात हो रही है। और जब हम इसका प्रयोग कर ले रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास तकनीक आ गया, तो तकनीक के साथ साथ हमें ये भी तो ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक उर्वरकों का हम प्रयोग करेंगे तब जा कर के इसकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो यहाँ पर उर्वरक की बात की जा रही है। उर्वरक के साथ साथ और क्या होना चाहिए? कीट पतंगों से बचाना है, अर्थात फसल बर्बाद ना हो तब जा कर के हमारी उत्पादकता बढ़ेगी। तो यहाँ कीटनाशक की भी बात होगी, कीटनाशक इसका प्रयोग। ठीक है, साथ ही साथ हमें सिंचाई भी तो करनी है, तो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था ये सभी इसमें शामिल हैं। तब जाकर के इन सभी को मिलाकर के आप ऐसे कह सकते हैं कि यह ग्रीन रेवोल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, घटक आप कह सकते हैं। तो इन सबको मिलाकर के अब इसमें से देख लीजिए कि इसमें कौन कौन सी बातें आप लोगों को मिल रही हैं। तो ये पूछा गया है 42वीं बीपीएससी में, 1998 में पूछा गया। इसमें ई ऑप्शन नहीं है, तो ई ऑप्शन नहीं है तो आप इसको देखेंगे बीजों की उच्च पैदावार किस्म, तो ये आपका आ गया इसमें। साथ ही साथ पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, तो यहाँ सिंचाई सुविधा भी आ गया। साथ ही साथ रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, तो यहाँ कीटनाशकों की बात हमने कर ली और उर्वरकों की बात कर ली ताकि हम इसका उत्पादन बढ़ा सकें, तो यह भी आपका आ गया। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 3 इसमें से आ गए और जो चौथा इसमें ऑप्शन है इसमें से सभी, तो स्वाभाविक सी बात है आपका डी ऑप्शन होगा, डी आपका सही होगा। इसको देख करके बाकी सारी चीज़ें यहाँ से निकल जा रही हैं। तो जो हरित क्रांति है, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं इंग्लिश में,
इसको इससे संबंधी जो कंपोनेंट है वो हम लोगों ने देख लिया। आपका डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न है अब उसको देख लेते हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित जो प्रश्न थे वो हमने देख लिया। तो यहाँ पर हम ये समझ पा रहे हैं कि दरअसल कृषि क्षेत्र से संबंधित जो अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं तो इसका दायरा काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम नेशनल इनकम और जो मॉनेटरी पॉलिसी या जो फिस्कल पॉलिसी है या वैदेशिक क्षेत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेंगे और देखेंगे कि कितना उसका वेटेज है। तभी आप लोगों को जो कहा जाता है सूक्ष्म अवलोकन करना, वो बातें ज़्यादा अधिक समझ में आएंगी। उसके लिए आप लोगों को इस सेशन में शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? यहाँ पर निर्धारित निवेश की सीमा है। तो ये कहा गया है, आपसे पूछा गया है एमएसएमई जो लाया गया था नियम 2006 में, उसके आधार पर पूछा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2020 में इसमें परिवर्तन किया गया था। जून 2020 में इसमें परिवर्तन किया गया था। तो उससे पहले की स्थिति की ये बात कर रहा है, अर्थात 2006 की बात कर रहा है। ये प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर ध्यान रखें। 56वीं और 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। वर्ष 2015 में ये आपसे पूछा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को जवाब देना है सभी बच्चे। इसमें जो पहला प्रश्न है अर्थात इसके अकॉर्डिंग औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है। अभिषेक कुमार 1 का बी बता रहे हैं, नागेंद्र चौहान बी बता रहे हैं, दीपक ए बता रहे हैं। चलिए ठीक है। इसमें जो सही विकल्प है आपका वो 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम, आपका सही विकल्प सी है। यहीं पर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो नई परिभाषा आई है, जो नया नियम आया है, उसके अकॉर्डिंग जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम है उनकी क्या डेफिनेशन है। तो यहाँ एक एक करके देख लेते हैं इसी को। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। सूक्ष्म, मध्यम और लघु। ठीक है, अब यहाँ पर निवेश की धनराशि होगी, निवेश, और यहाँ यह भी होगा कि जो उसका प्रॉफिट है, जिसे आप टर्नओवर भी कह सकते हैं। टर्नओवर कितना है ये आपको देखना होगा। टर्नओवर यहाँ पर इसके लिए 1 करोड़ बताया गया है और उसी के साथ साथ 10 करोड़ और 10 करोड़ के बाद 50 करोड़, 1, 10 और 50। ठीक है, अब इसमें टर्नओवर की भी सीमा निर्धारित की गई। तो ये बताया गया कि जो सूक्ष्म है उसके लिए 5 करोड़ है और जो लघु है 50 और 250। यहाँ पर 5, 50 और 250। तो जो नई डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। आई होप आप लोग सही कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? ईपीसीजी का पूर्ण रूप यहाँ आपसे पूछा गया है और ये आपके सामने ऑप्शन भी है, देख करके बताएं। जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न है, वो आपसे पूछा गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर कंज्यूमर गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रोग्राम फॉर क्रेडिट जनरेशन, और ई आपके सामने है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये आपसे पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में, 2019 में ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि कौन सा इसमें से सही होगा। चलिए, कुछ लोगों ने सी बताया है, कुछ लोगों ने बी बताया है। नागेंद्र चौहान का कहना है कि 20 ये सही है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कंज्यूमर गुड्स। अच्छा, चलिए बाकी लोग एक बार कमेंट करके फिर से बता दें
जितने बच्चे लाइव हैं, कुमार अमित का कहना है कि सर जी ए लग रहा है। तो लग रहा है तो फिर उसे लॉक कर दीजिए कंप्यूटर में, है ना। ठीक है, इसमें देखिए सही विकल्प इसका एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। अब इसी से आप लोगों को एक अनुमान लगा लेना है कि यहाँ पर कैपिटल गुड्स की बात की जा रही है। तो कैपिटल गुड्स क्यों कहा जा रहा है और इसका उद्देश्य उद्देश्य क्या क्या है। तो इसका सीधा सीधा सा उद्देश्य है निर्यात को बढ़ाना। सवाल ये भी होगा कि निर्यात को बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी इस पर आते हैं, उद्देश्य क्या है, निर्यात को बढ़ाना। आप ऐसे कह सकते हैं निर्यात बढ़ाना। निर्यात किसका बढ़ाना, तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की, अब गुड्स एंड सर्विसेज की निर्यात बढ़ाने की तो बात हो रही है, लेकिन प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की भी बात है। और प्रतिस्पर्धा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनके आयात को सरल बना दें। और जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगा तो उत्पादन बेहतर होगा, कम मूल्य पर हम अधिक उत्पादन कर पाएंगे, वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। और जब वस्तुओं की गुणवत्ता बेहतर होगी तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर कंपटीशन भी बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ाएगा। तो इसमें सही विकल्प आपका कौन सा है, सही विकल्प सी है। आगे बढ़ते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। यहाँ पर कहा गया है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया है उस समय के हिसाब से 6वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है, आप लोगों को बताना है इसमें से सही कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है अर्थात ए है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, यहाँ पर NSSO के बारे में कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की बात की जा रही है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम CSO की बात की जा रही है। ठीक है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI। इसके अलावा ई ऑप्शन आपके पास है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही विकल्प कौन सा है, ये अपडेट हुआ है 2019 में। आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके बताना है। ठीक है, अभिषेक का कहना है कि 3 का सी सही है। सी मनोज पाल बता रहे हैं, नितेश भी सी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा आपका सही विकल्प। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अपडेट हुआ है वो उस संस्था का नाम नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ये वाला हिस्सा यहाँ सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्ष 2019 में सी रंगराजन समिति जो 2000 में गठित की गई थी, वर्ष 2000 में, यहाँ पर इसी से संबंधित बातों को देख लेते हैं। वर्ष 2000 में रंगराजन, सी रंगराजन समिति, इसका गठन किया गया था। इस समिति ने कहा था कि विलय कर देना चाहिए, किसका किसका, NSSO और CSO, और इसका विलय करके NSO। ठीक है, ये बनाया गया था, ये 2019 में किया गया था। तो अब जो करता है NSO करता है, और NSO इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपका जो सही विकल्प होगा वो ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी से संबंधित बातों को आप लोगों ने देख लिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। जो सूक्ष्म उद्यम है आंशिक रूप से उसको परिभाषित करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। देखते हैं कितने लोग बताते हैं। हाँ, मनोज पाल बिल्कुल सही, प्रेम राजकुमार इन्होंने सी बताया है, बिल्कुल सही। कुमार अमित,
दीपक कुमार का कहना है कि ए सही है। जो चौथा प्रश्न है, चौथा, इसमें से कौन सा सही होगा? कुछ लोग डी बता रहे हैं। बाकी लोग कमेंट करके बताएं। चलिए, इसमें से ये कहा गया है संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, तो यहाँ पर नहीं की बात कही गई है। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर संयंत्र और मशीनरी में 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक ये कहा गया है, और ई कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो आपके लिए कहा गया है सूक्ष्म उद्योग की बात कही गई है। तो अगर आपने इससे थोड़ी देर पहले जो परिभाषा देखा था, जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया था, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सही विकल्प होगा वो ए हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इससे संबंधित लगभग सभी बातें समझ में आ गई कि किस तरह से, किस पैटर्न, कैसे कैसे लगातार पैटर्न बदलता रहा है। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जब सभी क्वेश्चन को अर्थात अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो सभी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि दरअसल किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कहां तक इसका दायरा जाता है। चूँकि वहां पर बताया नहीं गया है, इसीलिए इस सेशन को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। हम प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है और उसके आधार पर पूछा जा सकता है। तो आज के सेशन में मेरे साथ इतना ही। अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।